जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूजता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। ओके, तो हम आज शुरुआत करते हैं। काफ़ी सारे नए लोग जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। प्रसार भारती में दूरदर्शन पर कई सालों पहले, लगभग आज से 30 वर्ष पहले, एक धरती की कहानी करके कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। करीब 27 एपिसोड हैं जो मिल गए हैं मुझे यूट्यूब पे। तो मैं उनका प्रसारण करूंगी। करीब 20 से 24 मिनट के छोटे छोटे एपिसोड्स हैं और हम देखेंगे कि ये धरती पर क्रमिक विकास कैसे हुआ, धरती की अभी क्या स्थिति है, मनुष्य की क्या स्थिति है, और जैसे बाबा जी कहते हैं ना कि हम सभी शरीर चेतना में फंस गए, है ना, वो कैसे हो गया, इसके भी बारे में काफ़ी सारी बातें आपको जानने मिलेंगी। 20-24 मिनट की इस कहानी के बाद जब आप इसको सुन रहे हैं तो अगर आप नोटबुक पेन लेकर के बैठे हैं तो नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कहानी धरती की, एपिसोड 1।
ये लरजती गरजती लहरें समुद्र तट को हौले से छूती हैं। हवाएं इन लहरों के कानों में धीरे से कुछ कहती है। जीव जंतु कहीं चलते हैं तो कहीं रेंगते हैं। कुछ जीव तैरते हैं तो कुछ उड़ते हैं। ये सब लाखों वर्षों के वादे और निरंतरता की कहानी कहते हैं। ये प्रभावशाली नीला गोला अंतरिक्ष में हमारा घर है, जो हजार चमकते तारों की पृष्ठभूमि पर तैर रहा है। इस नीले गोलाकार संसार का व्यास यानी डायमीटर 12,000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। इसके 2/3 पानी और जीवनदायक हवा में करोड़ों जिंदगियां पलती हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी पृथ्वी का स्थान सूर्य से तीसरा है। यह हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र की तरह तपता हुआ नहीं है और न ही यह मंगल की तरह काफी ठंडा है, बल्कि पृथ्वी का वातावरण हमारे अस्तित्व के योग्य है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिनों में लगाती है। साथ ही अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिसे पृथ्वी का एक हिस्सा जहां शांति से सोता है, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी चलती रहती है। पृथ्वी का अपना जीव मंडल है। पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक हवा की सघन परत है, जिसमें हम सांस लेते हैं, जिससे ऊपर लगभग वैक्यूम या शून्यावकाश है। ऐसी है हमारी पृथ्वी, जिसकी उम्र लगभग 4.5 अरब वर्ष है। अपने शुरुआती दौर में पृथ्वी शांत नहीं थी, बल्कि ज्वालामुखी से बहता लावा था। भयंकर भूकंप थे, तो कहीं पुच्छल तारे, तो कहीं अंतरिक्ष से गिरते पत्थर पृथ्वी को एक उग्र रूप दे रहे थे। लेकिन हमारी पृथ्वी आई कहां से? हमने इसका जवाब तलाशना शुरू किया। करीब 4.5 अरब वर्ष पहले हमारी आकाश गंगा के किनारे पर गुरुत्व के प्रभाव से एक बड़ा घूमता हुआ बादल सिकुड़ने लगा। गैस केंद्र में ज्यादा सघन थी और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण आसपास की और भी गैस केंद्र की ओर खिंचती चली आई। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पर्याप्त गैस जमकर ठोस हो गए। तब वहां एक तापमान बढ़कर इतना ज्यादा हो गया कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। फिर जन्म हुआ सूर्य का। सूर्य ने अपने न्यूक्लियर ओवन यानी नाभिकीय भट्टी को सुलगाया और आसपास के बादलों को रोशनी से नहलाया। इस नए जन्म में सूर्य के आसपास का दृश्य निर्जन और वीरान था, क्योंकि वहां अभी तक कोई ग्रह नहीं थे।
गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चक्कर खाते हुए गैस और बादलों के कण आपस में जुड़ने लगे। समय बीतता गया और असंख्य छोटे और बड़े कण आपस में जुड़कर एक बड़े गोले का रूप धारण करने लगे और बची हुई गैस को सूर्य से निकली तेज हवा ने तितर बितर कर दिया। इन प्रचंड टक्करों के बीच भी कण आपस में एक दूसरे से चिपके रहे। गैसों के छल्लेदार बादल सूर्य का चक्कर काटते हुए सघन होते गए और ठोस रूप धारण करने लगे। और इस तरह हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ और दूसरे ग्रह भी अस्तित्व में आए। हमारी पृथ्वी भी इन्हीं ग्रहों में से एक है। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा था? इसके अंदर भी लगातार परिवर्तन हो रहे थे। पृथ्वी के जन्म के वक्त से ही इसके कड़े बाहरी हिस्से यानी क्रस्ट के नीचे पाई जाने वाली चट्टान और धातु ने अपने अंदर गर्मी धारण कर रखी थी। चट्टानों ने अपने भीतर ऊष्मा का एक और स्रोत प्रदर्शित किया, रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का स्रोत। इस गर्मी ने चट्टानों और धातुओं को पिघलाया और उन्हें द्रव बना दिया। हल्के पत्थर ऊपर की ओर बढ़ने लगे। इन्होंने द्रवित अंतर्भाग यानी लिक्विड कोर को चट्टान के भुरभुरे ढक्कन यानी मेंटल से ढक लिया। इस तरह पृथ्वी के ठोस बाहरी कड़े हिस्से यानी क्रस्ट का निर्माण हुआ। पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। और पृथ्वी आज भी वैसी ही है। शुरुआती अरबों वर्ष तक हमारी पृथ्वी अशांत थी। लगातार टक्करों की वजह से इसकी सतह एक पिघली हुई चट्टान के चमकते समुद्र की तरह दिखाई देने लगी। इस चमकते हुए समुद्र के भीतर से गैस बाहर निकलने लगी। वहां न तो महासागर थे और न ही वायुमंडल में ऑक्सीजन था। अंतरिक्ष पत्थरों की बमबारी एक लंबे अरसे तक होती रही। धीरे धीरे अंतरिक्ष से पत्थरों का गिरना कम हुआ और पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और ठोस रूप धारण करने लगी। इस बमबारी के निशान बड़े बड़े गड्ढों के रूप में रह गए। हमारे पड़ोसी ग्रह बुध और शुक्र और साथ में मंगल और चंद्रमा पर आज भी ऐसे निशान मौजूद हैं और ऐसे निशान हमारी पृथ्वी पर भी हैं। लेकिन बाहरी सतह पर क्या हो रहा था? बाहरी कड़े हिस्से यानी क्रस्ट को कई जगहों पर तोड़कर लावा, वाष्प और गैस बाहर आ रहे थे। शुरुआती ज्वालामुखी से बहते लावा ने बाहर आकर पृथ्वी को एक नया रूप दिया। पृथ्वी की सतह ने भयानक आंधी तूफान झेला। ज्वालामुखी गतिविधियों से वाष्प, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने लगी। सघन बादलों ने पृथ्वी को ढक लिया और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोका। असाधारण मात्रा में निकले गैस और वाष्प ने मिलकर पृथ्वी का वायुमंडल बनाया। लेकिन वह भाप या वाष्प कहां है? पृथ्वी के शुरुआती अरबों वर्ष में वाष्प का संघनन हुआ और वह सघन बादल बनने लगे और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वर्ष तक बारिश होती रही। लोलैंड्स जलमग्न हो गए और पानी ऊपर आता रहा, बढ़ता रहा।
भी नदियों में पानी का स्तर बढ़ने लगा और पानी आसपास की भूमि पर फैलने लगा। पानी का स्तर और बढ़ा। जल के स्तर में बढ़ोतरी होती रही और इसकी गहराई 4 किलोमीटर से भी अधिक हो गई। आज भी पृथ्वी के अधिकतर हिस्से में पानी है, जो महासागरों के रूप में है। करीब 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व ब्लू ग्रीन शैवाल जैसे पौधे छिछले समुद्र में पनपने लगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके ऑक्सीजन की उत्पत्ति करने लगे। उसी वक्त के आसपास प्रोटोजोआ यानी एक कोशिकीय जीव नजर आने लगे। साधारण एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से धीरे धीरे अधिक जटिल जीवों का विकास होने लगा। करीब 60 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभिक कैम्ब्रियन महासागर में पहले बड़े इनवर्टिब्रेट्स जंतु फले फूले। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। ऑर्डोवीशियन काल के समुद्र में वर्टिब्रेट्स अर्थात रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं का वर्चस्व था। करीब 43 करोड़ साल पहले सिल्यूरियन महासागर में जबड़े वाली मछलियों ने फलना फूलना शुरू किया। करीब 40 करोड़ वर्ष पहले लंगफिश और शार्क जैसी मछलियों का डिवोनियन महासागर में बोलबाला था। करीब 35 करोड़ वर्ष पूर्व मछलियों ने एक अनोखा कदम आगे बढ़ाया और महासागर से निकलकर धरती पर आई और इस तरह उभयचर यानी एम्फीबियन बन गईं। पौधे और पंख वाले कीटों ने धरती पर नए उपनिवेश बनाने शुरू किए। पर्मियन पीरियड में टेक्टोनिक गति के प्रभाव से पृथ्वी के जमीन के टुकड़े आपस में टकराने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे, जिसके फलस्वरूप एकल महाद्वीप पेंजिया का निर्माण हुआ। क्रमिक विकास के सरीसृप यानी रेप्टाइल्स का धरती पर आगमन हुआ। ट्रायसिक पीरियड में प्रारंभिक डायनासोर द्विपादीय, तेज और अपेक्षाकृत छोटे थे। ज्यूरासिक पीरियड में जमीन पर विशालकाय डिप्लोडोकस और ब्रैकियोसोरस विचरण करते हुए दिखाई दिए। करीब 14 करोड़ वर्ष पहले विशाल महासागर में करीब 50 फीट बड़े पंखों वाले टेरोनोडोन अपने शिकार की खोज में दिखाई दिए। ये उड़ने वाले मांसाहारी क्रिटेशियस पीरियड में पाए जाने वाले ट्राइसेराटॉप्स और खूंखार टायरानोसोरस रेक्स श्रेष्ठ सरीसृप यानी रेप्टाइल में गिने जाते थे।
15 करोड़ वर्षों तक डायनासोर ने पृथ्वी पर राज किया। लेकिन क्रिटेशियस पीरियड के अंत में डायनासोर लुप्त हो गए। हो सकता है किसी विशाल उल्का की पृथ्वी से टक्कर हुई, जिसकी वजह से जबरदस्त तूफान आया। टक्कर से उठी धूल ने सूर्य को ढक लिया। हर जगह जीव जंतु और पौधे मरने लगे। विशालकाय सरीसृप यानी रेप्टाइल्स के एक्सटिंक्शन या उन्मूलन से स्तनधारियों यानी मैमल्स के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। करीब 2.5 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभिक कपिमानव होमिनॉइड का आगमन हुआ। 1 से 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व रेमापिथेकस नामक आदिमानव का एक समूह रहता था, जो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। करीब 40 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व के दौरान होमिनॉइड परिवार की एक विलुप्त प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका में पाई गई थी। अपने हाथों से औजार बनाने वाले इंसान होमो हैबिलिस अफ्रीका में करीब 25 लाख वर्ष पहले रहते थे। सीधे खड़े होने वाले इंसान होमो इरेक्टस का आगमन करीब 18 लाख वर्ष पहले हुआ। होमो इरेक्टस शायद पहला शिकारी था जो आग का इस्तेमाल करना जानता था। शेष हिमयुग के समय पृथ्वी का अधिकतर उत्तरी भाग बर्फ की चादर से ढका था। निएंडरथल इंसान इस हिमयुग में निवास करते थे। इनकी बड़ी नाक ठंडी हवा को फेफड़े में पहुंचाने से पहले गर्म करता था। निएंडरथल इंसान सीधे चलते थे। फिर हम जैसे आधुनिक इंसान का आगमन हुआ। डीएनए के सबूत ये दिखाते हैं कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में 2 लाख साल पहले हुई। आज मानव हर महाद्वीप में है। इनकी कुल आबादी आज करीब 6.7 अरब है। अपने सभी संगी साथी प्राणधारी जीवों के साथ हम पृथ्वी की बाहरी सतह पर रहते हैं। पृथ्वी की यह बाहरी सतह बहुत कमजोर है। जल और हवा जहां हम रहते हैं, उनकी मोटाई सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की है। हम इसे जीवमंडल कहते हैं। ये 3 परतों से मिलकर बना है: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर एक ठोस चट्टानी बाहरी आवरण है जो पूरे ग्रह को ढकता है। यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से सागर तल के नीचे तक फैला हुआ है। हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी या पृथ्वी के पास के पूरे पानी से बना है। यह महासागर, नदी, झील और यहां तक कि हवा की आर्द्रता को अपने अंदर समेटे हुए है। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल हवा से बना है, जिसने हमारे ग्रह को चारों तरफ से घेर रखा है। वायुमंडल का अधिकतर भाग पृथ्वी की सतह से नजदीक है, जहां ये ज्यादा सघन है। इसमें 21% ऑक्सीजन है, जो हमें जीवित रखने के लिए जरूरी है। इसके अलावा इसमें 78% नाइट्रोजन के साथ साथ बची खुची अन्य गैस है, जो पृथ्वी की विस्फोटक उत्पत्ति के बाद पैदा हुई थी। साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों का मिश्रण भी है। लिथोस्फीयर
हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। हाइड्रोस्फीयर जमीन की सतह को आच्छादित करता है। पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में वायुमंडल में ऊपर की ओर उठता है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर की आपसी क्रिया से वर्षा होती है और इसी आपसी क्रिया से कहीं हिमपात भी होता है। लिथोस्फीयर में अवस्थित ज्वालामुखी के विस्फोट से लावा तथा गैस निकलती है जो जमा होकर चट्टानें बनाती है। यह जीव मंडल हमारे ग्रह के सभी जीवित प्राणियों के लिए कीमती है। लेकिन जिस जमीन, हवा और समुद्र के विकास में अरबों वर्ष लगे हैं, उन्हें हमने ही प्रदूषित कर दिया है। जीवाश्म ईंधन या फोसिल फ्यूल के अधिकतर इस्तेमाल से हमारे वायुमंडल पर नकारात्मक और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैस हमारे ग्रह को गर्म और अधिक गर्म बना रहा है। हमारे परितंत्र या इकोसिस्टम का संतुलन आज खतरे में है। पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को बचाने या नष्ट करने में तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो जीवन है वो हमारा है। ये जीवन हमारे ही हाथ में है कि हम उसे बचाएं या उसका नाश करें। बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने ऐसी कहानी इसी क्लास में पहले देखी है उनका कुछ रिवीजन हुआ होगा, कुछ नई चीजें जानने को मिली होंगी। जब इस कहानी को मैं देख रही थी तो साथ में कुछ नोट्स ले रही थी। उम्मीद करते हैं आप भी कुछ नोट्स ले रहे होंगे। तो मैंने ध्यान में मेरी जो बात आई मैंने उसको लिखा। मैंने कहा भाई देखो, मनुष्य जो है ना, अपनी कल्पनाशीलता अथवा जो उसकी अनुमान क्षमता है, बिना कोई समाधि, बिना कोई अन्य क्रिया करे भी जो विज्ञान है उस विधि से ही बहुत सारे सत्य को एज इट इज पहचान लेने में सक्षम है। इसी प्रकार जो दर्शन है ना, जैसे दर्शन में अनुभव के रूप में बाबा जी को जो भी सत्य प्राप्त हुआ, अध्ययन विधि से उसका सामान्यीकरण होकर के हम सब भी उसको बहुत सहजता से जानने में सक्षम है ना। तो इस प्रकार से मानवीय परंपरा आगे आने की बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसकी प्रायिकता बहुत ज्यादा है। ठीक, तो अब मैं ये चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ आप भी कितने ध्यान से इस कहानी को सुन रहे थे। तो मैं आज एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखने वाली हूँ, आपको पूछूंगी और आप अपनी याददाश्त से मुझे बताइएगा आपने आज कहानी में क्या सुना, क्या जाना। ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान देने वाली थी कि ये जितनी कहानी थी ना, धरती की जो भी कहानी है, इस कहानी में मानव के शरीर का विकास कैसे हुआ, सिर्फ इस बात की कहानी है ना। मानव जो है वो क्या है, जीवन और इस शरीर का संयुक्त रूप है। तो उस जीवन की कोई चर्चा नहीं हुई है ना। तो इसी को बाबा जी कई जगह लिखते हैं कि मानव में जो जीवन है, जो चैतन्य सत्ता है, उसका अध्ययन नहीं हुआ है। तो विज्ञान किसका अध्ययन कर पा रहा है, जो मानव शरीर है उसका ही अध्ययन कर पा रहा है। ठीक, चलिए तो एक छोटा सा हम यहाँ पर गेम खेलते हैं, एक छोटी सी क्विज। पहला प्रश्न है, अगर आपको आंसर आता है तो आप आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, हैंड रेज करिए और मुझे आंसर दीजिएगा। ये जो धरती है इसका व्यास कितना है, व्यास मतलब इसका डायामीटर कितना है। इसी कहानी में शुरुआत में बताया कि धरती का व्यास कितना है। व्यास मतलब डायामीटर कितना है। लेट्स सी कौन ध्यान से सुन रहा था, कौन ध्यान से नहीं सुन रहा था। अनम्यूट करके बता सकते हैं। धरती का व्यास कितना था। ओके,
धरती का व्यास कितना था, ये किसी को याद नहीं आ रहा है? बढ़िया, आपकी जानकारी के लिए 12,000 किलोमीटर से अधिक इस धरती का व्यास है, ऐसा इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, ये बताइए कि ये धरती कितने साल पुरानी है? इस कहानी में ये भी बताया गया कि धरती इतने वर्ष पुरानी है, बताइए कितने साल पुरानी है? हाँ जी अंकित भैया बताइए। शायद 4,500 करोड़ ऐसा। करोड़? करोड़ है? चार, अरब 4.5 तो ठीक है, हाँ अरब अरब है, अरब। अरब है, वेरी गुड वेरी गुड। 4.5 अरब वर्ष पुरानी, तो 2 लोगों ने मिलकर एक सही जवाब दे लिया, बढ़िया। अब ये बताइए, 2 ग्रहों की बात हुई थी, एक शुक्र की एक मंगल की। इसमें कहा गया कि एक ग्रह है जो गर्म है और एक ग्रह है जो ठंडा है। कौन सा ग्रह गर्म है और कौन सा ठंडा है, ग्रह ठंडा है? हाँ जी, मंगल ठंडा है, मंगल ठंडा है और शुक्र गर्म है, शुक्र बढ़िया। गर्म है। हाँ, रौनक भाई बहुत बढ़िया। ओके, इस धरती पर एक लंबे समय के लिए बारिश होती रही, है ना? वो लंबा समय लाखों में है या हजारों में है? कितने वर्षों तक लगभग बारिश हुई? हजारों में संख्या है या लाखों में संख्या है उस समय की? लाखों में। लाखों में, ओके। और कुछ, और किसी को कहना है कुछ, लाखों में या हजारों में लाखों करोड़ साल तक। बारिश होती रही? ओके, आंसर गलत है। सही जवाब है हजारों वर्ष तक बारिश हुई है। बहुत लाखों वर्ष बारिश नहीं हुई, काफी हजारों साल बारिश चलती रही। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि लगभग कितनी गहराई तक, है ना, उस गहराई को एक लंबाई में नापें तो लगभग कितने किलोमीटर पानी जो है वो धरती पर भर गया, या धरती पर उसकी एक लंबाई या गहराई के रूप में वो पानी आ गया? कितने किलोमीटर रेंज कही गई थी इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में? कितने किलोमीटर? आपके ऑप्शंस हैं 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या फिर 12 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? हाँ मानसी बहन बताइए। 4 किलोमीटर। वेरी गुड, सही जवाब, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक, तो हम ऐसे ही इसी विधि से आगे बढ़ते हैं। और अब मैं फिर जो हम जीवन विद्या परिचय शिविर जो एक पुस्तक पढ़ रहे हैं उसको आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना है। और आज मैं इस कहानी के साथ साथ आपके साथ बहुत सारे प्रश्न उत्तर करूंगी। देखिए, हम जब श्रवण करते हैं ना, श्रवण या पठन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्मृति में चीजों का आना। यदि स्मृति में चीजें नहीं आएंगी तो मनन में वो कभी जाएंगी नहीं, ठीक है? तो हम यहाँ पर उस बात का ध्यान रखते हुए पूछेंगे। और इस बार मैं कहानी सुनाते सुनाते, पढ़ते पढ़ते बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछूंगी और आपको उनके उत्तर देने हैं, है ना? जिन लोगों ने भी रेगुलर ज्वाइन होने का मन बना लिया उनसे मैं एक बात कहूंगी कि नोटबुक पेन लेके बैठिए, उससे आपकी गति बहुत जल्दी बनेगी। ठीक? चलो तो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। तो सतर्क रहिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मैं सबसे अगली बार से मैं एक एक व्यक्ति को पूछूंगी कि भाई आप बताइए आपने क्या सुना, है ना? और अगर आपके लिए संभव हो तो आप सभी भी वीडियो ऑन कर लीजिए। इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप मेरे सामने बैठकर हम ये काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा आपको देखना। बढ़िया, धन्यवाद। चलिए, तो हम सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। 99% भ्रमित मानव शरीर को ही जीवन मान लिए हैं, है ना? जैसे अभी हमने कहानी में देखा, अध्ययन किस चीज का हुआ है? शरीर का। शरीर कैसे बना, शरीर के लिए क्या आवश्यक है, या जो भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ गुथी हुई हैं, है ना? जैसे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये मिलके किस तरह से एक वर्षा का चक्र बनाते हैं, इनका ही अध्ययन कर पा रहे हैं, है ना? हमने जीवन का या चैतन्य सत्ता का कोई अध्ययन नहीं किया है। 99% भ्रमित मानव। भ्रमित मानव किसको कह रहे हैं वो भी बताती हूँ आपको और फिर बाद में पूछूंगी। भ्रमित मानव शरीर को ही जीवन मान लिए, जिसके फलस्वरूप ही तमाम परेशानियां पैदा की हैं और परेशानियों से त्रस्त हुआ भी है। अब परेशानियों से मुक्ति पाने की इच्छा हुई है, उसी इच्छा के तहत ये कार्यक्रम है। तो भ्रमित मानव इसे कह रहे हैं कि जैसे पशु चेतना में या जीव चेतना में मनुष्य किसमें जीता है? 4 विषय और 5 संवेदनाएं। 4 विषय और 5 संवेदनाएं।
बताइए 4 विषय क्या हैं? सभी लोगों ने परिचय शिविर किया हुआ है? आप हाथ उठा के बताइए 4 विषय कौन से हैं? हाँ, अंकित भैया बताइए। जी। अंकित भाई बता दीजिए। हाँ, अंकित भाई बताइए। यस, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। वेरी गुड। 5 संवेदनाएँ कौन-सी हैं? गंध, हुँ, रस, हुँ, शब्द, ओके, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वेरी गुड, है ना? तो जिन लोगों को ध्यान में नहीं आते हैं, ये फटाफट वो लिख लें, इनके नोट्स बनाइए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब मैं यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ जोड़ रही हूँ आपके लिए। देखिए, हमारा विज्ञान जो है ना, इन्हीं बातों को ऊर्जा के रूप में भी पहचानता है। जैसे शब्द से जिस ऊर्जा को हम पहचानते हैं, उसका नाम है साउंड, और फिज़िक्स में एक बड़ा चैप्टर साउंड के ऊपर है। आँख से ऊर्जा का जो स्वरूप हम पहचानते हैं, उसे क्या कहते हैं? लाइट। इसी प्रकार त्वचा से ऊर्जा के जिस स्वरूप को हम पहचानते हैं, उसका नाम है ताप अथवा टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी स्टडी किया है। शब्द, स्पर्श, रूप। रूप में हम किस चीज को पहचानते हैं? रूप से ऊर्जा को जो पहचानते हैं, उसे क्या बोलते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। रस से जिसको पहचानते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टेस्ट। अरे बताइए, आप सब पहचानते ही हैं ना अपनी टेस्ट। 5 ज्ञानेंद्रियों से। हाँ, टेस्ट आता है। टेस्ट। टेस्ट आता है, यस, स्वाद आता है। रूप में क्या देख पाते हैं? आकार, आकार, घन, आयतन, आयतन के आयतन। रूप में, है ना, आकार, हम उस आयतन। ऊर्जा को पहचान पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये हैं 5 संवेदनाएं। 4 विषय क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अब यहाँ पर देखने की बात है, जो जीव और जो ज्ञानावस्था की इकाई मानव है, जो जीव चेतना में जी रहा है, उसमें अंतर क्या है? तो 4 विषयों के लिए जीवावस्था में 5 संवेदनाएं समर्पित हैं, और यहाँ पर उल्टा हो जाता है। जीव चेतना में जीता हुआ मानव में क्या हो जाता है? 5 संवेदनाओं के लिए हम 4 विषयों को समर्पित कर देते हैं, है ना? जैसे कि स्वादिष्ट भोजन को ढूंढते रहते हैं, इतना ही उल्टा होता है ना? बाबा जी कह रहे हैं, इतना उल्टा होना पर्याप्त नहीं है। ठीक, इसको अपने में देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो 99% भ्रमित मानव शरीर को ही जीवन मान लिए हैं, जिसके फलस्वरूप तमाम परेशानियां पैदा की हैं। अब क्या हो गया? मनुष्य के पास जो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है, उसको कहां पर लगा दिया है? इसी 4 विषय और 5 संवेदनाओं में वैरायटी को उपलब्ध कराने के लिए लगा दिया है। बाबा जी कह रहे हैं, यही परेशानियों का कारण है। अब परेशानियों से मुक्ति पाने की इच्छा हुई है, उसी इच्छा के तहत यह कार्यक्रम है। चारों अवस्था में से मानव ही समझे और समाधानित हुए बिना सुखी नहीं हो सकता। इसमें कई सारी बातें छुपी हुई हैं। जैसे एक बात ये छुपी हुई है कि चारों अवस्थाओं में मानव ही समझने की क्षमता से लैस है ना, उसके पास ही कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है। दूसरी बात एक और है, ये बाध्यता भी है हमारी, कि हम बिना समझे सुखी नहीं हो सकते। मतलब अधिकतम जो हमारी पोटेंशियल है ना, उसको हमें रियलाइज करना ही होगा। इसको बाबा जी दूसरी तरह से कहते हैं कि भैया जागृति निश्चित है, तुम प्रयास करो चाहे ना करो, है ना? तो जागृति निश्चित है। पदार्थावस्था परिणामानुसंगी विधि से नियंत्रित है। इसको कोई समझाए? आप में से कई लोगों ने कहीं ना कहीं सुना है, समझाइए। परिणामानुसंगी का क्या अर्थ है? जो समझ रहे हैं वो इसको ध्यान से लिख लें। बताइए, निमिषा दीदी बताएंगी परिणामानुसंगी क्या चीज है? दीदी, उसमें संगठन विघटन क्रिया से कोई ना कोई फॉर्मेशंस होते रहते हैं, और उसके कारण गैसेस बनती है, सॉलिड बनता है, या लिक्विड जो भी बनते हैं। तो फाइनली एक प्रोडक्ट तैयार होता है, उसको परिणामानुषंगी बोला है कि कहीं पे पहुंचने के लिए है, कहीं पे होना बना रहना है उसका, और वो कहीं पे पहुंचने के लिए पूर्णता में गर्भित होने के कारण जो हम लोग, मैं समझी हूँ उसको इस तरह से मैं रख पाती हूँ। आप मुझे और क्लैरिटी से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई कुछ कहना चाहेगा? परिणामानुषंगीय क्या है ना? विधि, विधि मतलब एक तरीका है। उस विधि मतलब जानते हैं, कानून होता है। कानून का मतलब होता है नियम। ठीक, तो प्राकृतिक जितनी भी इकाइयां हैं, वे सभी विधि से या नियम से नियंत्रित हैं, नियम में तंत्रित हैं।
तो परिणामानुषंगीय का क्या अर्थ है? कोई और कहेगा, कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, तो मैं कहती हूँ, परिणामानुषंगीय का अर्थ है यहाँ पर कि एक एक इकाई जो है ना, जब हमने परमाणु को समझा था, या आगे मैं एक क्लास और रखूंगी, तो हम देखते हैं कि एक तो नाभिक है हमारे पास, नाभिक के बाद जो अंश है, अंश में एक भी बढ़ा अथवा एक भी घटा तो उसका आचरण बदल जाता है ना। जैसे यदि उसका परमाणु क्रमांक 6 है तो वो कार्बन की तरह उसका पूरा बिहेवियर, उसका आचरण एकदम अलग रहता है। नाइट्रोजन बन गया 7 हो गया, एक अंश बढ़ने मात्र से उसमें उसके परिणाम के आधार पर उसका आचरण बदल जाता है। परिणाम मतलब उसमें कितने अंशों की संख्या है, अंशों की संख्या पर व्यवहार या आचरण नियंत्रित है, इसको कह रहे हैं परिणामानुषंगीय। आचरण की निश्चितता अंशों के बढ़ने या घटने के आधार पर है, इसका नाम है परिणामानुषंगीय। ठीक, देखो तीनों अवस्थाओं का आचरण निश्चित है, मनुष्य का भी आचरण निश्चित होगा। उसके लिए जो नियम है अथवा मनुष्य के बीच लगता है, उसी नियम को हम दूसरा शब्द देते हैं न्याय, इस विधि से नियंत्रित है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आगे। प्राणावस्था बीजानुषंगीय विधि से नियंत्रित है। नियंत्रित है मतलब उसका आचरण किस विधि से निश्चित है? बीज कैसा बना है, क्या बीज है, बीज का डीएनए कैसा है, इस विधि से प्राणावस्था नियंत्रित है, मतलब अपने निश्चित आचरण को प्रकट करती है। जीवावस्था वंशानुषंगीय विधि से नियंत्रित है। अब आपको सब क्लैरिटी आ रही होगी, है ना। वंशानुषंगीय मतलब उनके पूर्वज जैसे थे, अगली अगली पीढ़ी भी उसी प्रकार का आचरण प्रदर्शित करती है। 1000 साल पहले कोयल तो खैर घोंसला नहीं बनाती, कौवा जैसा घोंसला बनाता था, वैसे ही आज भी बना रहा है। इस विधि से ये नियंत्रित है। नियंत्रित रहने का प्रमाण ही है व्यवस्था में रहना, है ना। निश्चित आचरण बराबर व्यवस्था, जहां पर आचरण की निश्चितता है उसी को व्यवस्था कह रहे हैं। आगे लिख भी दिया, निश्चित आचरण में रहना। मानव को छोड़कर प्रकृति की हर इकाई अपने निश्चित आचरण में है। अनुषंगीयता यहाँ पर क्या है? प्रमाणित है। ठीक, मानव में निश्चित आचरण की जरूरत है। और फिर अगली बात कह दिया, मानव संस्कारानुषंगीय विधि से नियंत्रित होना है। संस्कारानुषंगीय विधि क्या है? संस्कार क्या है ना। तो प्रवृत्तियों में परिमार्जन ही संस्कार है ना। प्रवृत्तियों में परिमार्जन ही संस्कार है। भ्रमित मानव होते में उसमें क्या रहता है? संग्रह करने की प्रवृत्ति रहती है, अविद्या रहती है। इस तरह से 5 प्रवृत्तियां बताई गई हैं, है ना, जो जिनमें क्या होगा? परिमार्जन होगा। किस विधि से होगा? बाबा जी जो विधि बता रहे हैं, कह रहे हैं अध्ययन विधि से परिमार्जन होगा। और असंग्रह, विद्या, सरलता, अब इन प्रवृत्तियों में परिमार्जन होगा। इसे क्या कह रहे हैं? मानवीय संस्कार कह रहे हैं। और ऐसा कह रहे हैं कि मानव इस विधि से, ऐसे संस्कार वश, इस तरह से नियंत्रित हो जाएगा, अर्थात निश्चित आचरण में हो जाएगा, अर्थात भागीदारी करेगा किसमें? समग्र व्यवस्था में, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने की स्थिति में आ जाएगा। ठीक, मानव संस्कारानुषंगीय विधि से नियंत्रित होता है, मतलब प्रवृत्तियों का परिमार्जन होना है। 5 प्रवृत्तियां, और वो कैसे परिमार्जित होंगी इसकी हमने बात करी। कल मैं आपसे इस बात पे वापस प्रश्न उठाऊंगी, क्या हमने बात करी थी, संस्कारानुषंगीय विधि का क्या मतलब है, याद रखिएगा। ठीक है, यस, ठीक। मानव संस्कारानुषंगीय विधि से नियंत्रित होना है। संस्कार क्या है? विकसित चेतना रूपी समझदारी है ना। अभी आगे बहुत सारी जो हमारी किताब है उसमें विकसित चेतना क्या है, समझदारी क्या है, उस क्रम में ये बात आती है कि हमारे पास अमानवीय प्रवृत्तियां हैं और मानवीय प्रवृत्तियां हैं। समझदारी का प्रमाण है मानवीयतापूर्ण आचरण। जब मानव समझदार होता है तो व्यवस्था में जीता है और तब इसका आचरण मानवीयता पूर्ण होता है। जब व्यवस्था में नहीं जी पाता तो अमानवीय आचरण कहलाता है ना। देखो, मानवीय आचरण होगा तो व्यवस्था होगी, व्यवस्था होगी तो मानवीय आचरण होगा। तो इस तरह से वातावरण का दबाव मनुष्य पर, मनुष्य का दबाव वातावरण पर, है ना। हर एक इकाई का परस्पर दबाव प्रभाव रहता ही है। एक सूत्र है जिनको लिखना है लिख सकते हैं, अस्तित्व में समस्त गतियां दबाव से प्रवाह में हैं, है ना। तो व्यापक का भी दबाव है ना, जो एक दिशा है, जागृति होना निश्चित है, अर्थात जागृति क्रम में हमारी दिशा निश्चित है, हमें जागृत होना है। तो अंदर से वातावरण का हर प्रकार से एक दबाव या प्रेरणा के रूप में हमें उपलब्ध रहता ही है।
कभी कभी पीड़ात्मक दबाव होता है तो हम कहते हैं दबाव आ रहा है, कभी कभी सुखद दबाव लगता है तो हम कहते हैं प्रेरणा हो गई। बस इतनी सी बात है, ठीक। ओके, जब व्यवस्था में नहीं जी पाता तो अमानवीय आचरण कहलाता है। अब मानवीय आचरण और अमानवीय आचरण का परिभाषा बनता है। इसके बाद हमको पता लगता है इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत नहीं है। अपने भीतर पूछें, जिसकी जरूरत होती है उसकी ओर आदमी की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। कह रहे हैं कि देखो, ये पूछना भी मतलब कैसे है, तो हमें पता चलेगा हमारी दिशा कैसे है ना। ये अपने आप अस्तित्व में है। जैसे किसी भी व्यक्ति से इस धरती के पूछो न्याय चाहिए तो तुरंत कहेगा हाँ। तो इससे पता चलता है कि आपकी दिशा, हर एक मानव की दिशा क्या है, न्याय की तरफ है, प्रेम की तरफ है, स्नेह की तरफ है। इससे पता चलता है कि हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी जरूरत होती है, इच्छा ही आवश्यकता है, एक जगह लिखा हुआ है इच्छा ही आवश्यकता है। तो न्याय की इच्छा है मतलब न्याय की आवश्यकता है। जिसकी जरूरत होती है उसकी ओर आदमी की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस तरह मानव के जागृत होने का रास्ता बना है। जीवन न पैदा होता है न मरता है, और शरीर रचित होता है और विरचित होता है, ठीक है। शरीर रचित होता है और विरचित होता है। यहाँ पर प्रलय आदि की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। और विभव ही वैभव है, इसको हम किसी क्लास में समझाएंगे आपको। जीवन सहज विधि से मानव शरीर को चलाना चाहता है। जीवन सहज विधि क्या है? सुखी होने का समझ एवं कार्यक्रम, है ना। तो मानव शरीर चलाना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे? सिर्फ 4 विषय और 5 संवेदनाओं में रह करके नहीं। चलिए मैं फिर से पूछती हूँ, अंकित भाई बताइए 5 संवेदनाएं क्या हैं? यस, हाँ जी। हाँ बताइए भैया, 5 संवेदनाएं क्या हैं? रस, गंध, हम्म, अ, शब्द, स्पर्श, स्पर्श, रस, रूप, गंध। रस, गंध। उसको याद कर लीजिए गाने की तरह, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये है हमारी 5 संवेदनाएं, ठीक है। बढ़िया, ये अलर्ट बने रहिएगा सभी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। सारे पशु केवल जीने की आशा करते हैं वंशानुसंगीय विधि से। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहती हूँ, जिसको हम कह रहे हैं ना सर्वाइवल, या हमें बहुत बारी भय लगता रहता है। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न कभी ना कभी किया हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ यहाँ पे बात को ले लेती हूँ। कि हमें मृत्यु का भय लगता रहता है, या शरीर में बहुत सारी, शरीर के बनाए रखने के लिए हम बहुत प्रवृत्त रहते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो शरीर है ना, ये जीवावस्था से विकसित है। तो ये अपने आप से ऐसा प्रोग्रामिंग है इस शरीर में कि शरीर को बनाए रखने के अर्थ में हम, जैसे हमें कोई मारने आए तो अपने आप ही हम झुक जाते हैं, या कहीं हमें लगने वाला होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे हमारे चीजें ना शरीर में इनबिल्ट चीजें हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है, जिसमें बाबा जी कहते हैं 4 विषय में, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार काफी हद तक मनुष्य समझ गया है। जो थोड़ा सा समझना चाहता है वो सीख समझ के अपने आप को ठीक से खा पी सकता है। निद्रा, कंफर्ट को या स्लीपिंग को, इसको भी मनुष्य समझ गया है। रिप्रोडक्शन में भी मुझे लगता है मानव काफी हद तक ठीक जगह पर है। ये 3 चीजें मुझे लगता है साइंस और आइडियलिज्म दोनों के बलबूते काफी ठीक है। एक जो बात मुझे लगती है, ये बात मैंने कहीं पढ़ी सुनी नहीं है, मैं अपने आप से इसको जोड़ रही हूँ यहाँ पे, कि जो भय है ना, उसको मनुष्य, है ना, उसमें बहुत अविवेक है। जैसे भय, तो भय मनुष्य को सहज भय रहता है तो बॉडी में बहुत सारे जो केमिकल्स है ना वो उस तरह से निकलते हैं। जैसे आपको कहीं पर इसको मैं कैसे कहूं कि फॉर एग्जाम्पल जीवावस्था, या अगर हमारे सामने कोई शेर आ जाए मान लीजिए, ठीक है, तो हमें डर लगेगा, और डर लगने के कारण बहुत सारे हार्मोन्स, केमिकल्स ऐसे निकलेंगे कि आप वहां से या तो भाग जाइए या तो शेर के साथ लड़ाई कीजिए, इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन अभी क्या हुआ है, जिसको बाबा जी कहते हैं ना, मानव में निहित अमानवीयता का भय, ठीक है। तो बहुत सारा हमें अन्य भय तो खत्म हो गए हैं, लेकिन हम अपने ही परिवारों में कभी किसी व्यक्ति से इतना डरे हुए हैं, कभी हम बाहर समाज से इतना डरे हुए हैं, तो इसके कारण फिजिकली भी बहुत सारे उस तरह के केमिकल्स निकलते रहते हैं जो हमें फाइट अथवा फ्लाइट मोड में ले जाते रहते हैं, ठीक है।
तो जब तक हम समझते नहीं है, जब तक इन भ्रमों से उबरते नहीं है, तब तक शरीर भी एक अच्छी स्थिति में आता नहीं है, और इस वजह से शरीर की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये जो भ्रम अथवा भय है, इसको भी समझने की बहुत जरूरत है। इसलिए बाबा जी ने कहा समाज में अभय की व्याप्ति की आवश्यकता है, वहां पर जाकर हम इस भय से मुक्त होंगे। ठीक है, मेरी बात आप तक पहुंची? मैंने इस बात को पहली बार ही कहने का प्रयास किया है, तो धीरे धीरे और बेहतर कह पाऊंगी। हाँ निमिषा दीदी, यस। नहीं सॉरी, भूल से लग गया था। अच्छा ओके, ठीक है, चलिए। तो कह रहे हैं इसको अच्छे ढंग से हमको समझने की जरूरत है, इसको अच्छे ढंग से प्रमाणित करने की जरूरत है। समझदारी ही प्रमाणित करने की वस्तु है। जब मैं आपसे समझकर दूसरों को समझा पाता हूं, तभी आप प्रमाणित होते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो ये बात है कि अपने से आगे दो लोगों को तैयार कर देना, मतलब मैंने एक को तैयार किया, एक ने किसी दूसरे को तैयार कर दिया, इस विधि से प्रमाण आता है ना। तो अपने आगे हम सिर्फ दो लोगों के ऊपर ध्यान दें, इतने से भी सब लोग ठीक ठाक हो जाएंगे। ठीक है, इसको बाबा जी प्रमाण कह रहे हैं। जब मैं आपसे समझकर दूसरों को समझा पाता हूं, तभी आप प्रमाणित होते हैं। इस तरह समझदारी परंपरा के रूप में बहती है, ना समझी परंपरा में बह नहीं सकती। देखिए बहुत सुंदर बात है, प्राकृतिक विधि से ना समझी परंपरा में बह नहीं सकती। कई बारी हम लोग ये जब हम बैठते हैं चर्चा करते हैं, तो हमें लगता है यार बहुत तो अच्छा हुआ, आइडियलिज्म में हमारे पास बहुत सारी अच्छी संस्कृतियां, बहुत सारी अच्छी परंपराएं थी, फिर वे चली गई। मेरी मम्मी के साथ एक बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ था। मैंने कहा देखो आपके पास अच्छा तो बहुत कुछ था, बड़े आपने नियम बहुत अच्छे बना लिए थे, किसी कारण से दबाववश उसको कर रहे थे। समस्या ये हो गई कि उसको तर्क पूर्वक हम समझा नहीं पाए। जब और मनुष्य तर्क विहीन मनुष्य नहीं है, तर्क के बिना मनुष्य शांत नहीं होगा। तो इसलिए भी इस दर्शन के अध्ययन की जरूरत है, ताकि हम आगे आने वाली जनरेशन को तर्क पूर्वक किसी बात को प्रस्तुत कर पाए। यदि आप तर्क नहीं दे पाएंगे ना, तो आगे की मतलब बहुत सारी अच्छी बातों को भी हमारी जनरेशन तो नकार ही चुकी है, आगे की जनरेशन हमसे ज्यादा नकार ही रही है ना। इसलिए भी इसके अध्ययन की जरूरत है, क्योंकि तर्क पूरा पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो कह रहे हैं इसको अच्छे ढंग से हमको समझने की जरूरत है, इसको अच्छे ढंग से प्रमाणित करने की जरूरत है। समझदारी ही प्रमाणित करने की वस्तु है। जब मैं आपसे समझकर दूसरों को समझा पाता हूं, तभी आप प्रमाणित होते हैं। इस तरह समझदारी परंपरा के रूप में बहती है, ना समझी परंपरा के रूप में बह नहीं सकती। समझदारी की वस्तु में विविधता नहीं होती, विविधता होती है तो प्रस्तुति में। ठीक है, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी और सुदृढ़ होगी, प्रखर होगी। सही करने का तरीका और प्रखर होता जाता है, सही करने की सार्थकता और सुलभ हो जाती है। सर्व मानव के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए समझदारी संपन्न मानव ही परंपरा को सही ढंग से आगे पीढ़ी को अर्पित कर स्वयं संतुष्ट हो सकता है, आगे पीढ़ी संतुष्ट हो सकती है। ये मुझे बहुत सुंदर बात लगती है। हाँ निमिषा जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, ये नहीं। ना समझी परंपरा में बह नहीं सकती, ये सेंटेंस थोड़ा मुझे अभी भी जब भी सुनती हूँ, ये बुक रीड करती हूँ, तब ये प्रश्न आता है जी कि ना समझी तो अभी फैली हुई है, परंपरा में ही फैली हुई है, तो वो बाबा जी किस तरह से कह रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आता है। हाँ, परंपरा में बह नहीं सकती मतलब व्यक्ति है ना, आके स्टक हो जाएगा। जैसे ना समझी परंपरा में बह नहीं सकती मतलब तर्क विहीन कोई बात है ना, वो फ्लो नहीं करेगी। जैसे आज की परंपरा मान लीजिए बहुत नासमझ हो गई है, लेकिन आप देखिए इसी परंपरा के ऊपर, इसी पीढ़ी के ऊपर बहुत दबाव भी बन गया समझने को, अत्यधिक दबाव। जो समस्याएं हमें मिड लाइफ क्राइसिस होती थी 40 साल में, वो इन लोगों को मिड लाइफ क्राइसिस 25 साल में हो रही है। जो घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी वो घटनाएं होने लग जाएंगी, है ना, और उस दबाव बढ़ते चला जाएगा। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, इसी बात से मैं बहुत चमत्कृत होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक आदर्शवादी या भौतिकवादी, जब भी हम किसी शिक्षण संस्थान में जाते हैं, किसी टीचर को सुनते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं पहले की क्लास अच्छी थी, ये क्लास एकदम बर्बाद क्लास है ना। ये मजेदार बात है, एक बार मैं आयुर्वेद की शायद सुश्रुत या वाग्भट को पढ़ रही थी, वो किताब खोली और उसमें लिखा हुआ है, प्राकथन में लिखा हुआ है, महर्षि कह रहे हैं 2500 साल पहले जो किताब लिखी उसमें लिख रहे हैं पहले के जमाने में जो विद्यार्थी थे वो बहुत अच्छे हुआ करते थे, इस जमाने के विद्यार्थी बहुत खराब। वो लिखा हुआ है उस किताब में, 2500 साल पहले की किताब में। तो उस किताब को पढ़ने की 2016 की बात है, मैं सोचती रही भैया ये कैसे हो सकता है
है ना। हमारे टीचर भी यही कह रहे थे, पहले की पीढ़ी अच्छी है, गांव अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, है ना। बाबा जी बिल्कुल इससे उलट बात कह रहे आगे की पीढ़ी आगे, है ना। जो समझदारी है ना, उसका प्रकाशन और बेहतर होता ही चला जाएगा, है ना। और जहां नासमझी है वहां पर दबाव बढ़ते चला जाएगा। आपको गति के लिए, प्रवाह के लिए आपको कार्यक्रम बनाना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। बच्चा, आपका बच्चा आपसे नहीं सुनेगा, ढूंढता रहेगा, और ढूंढते ढूंढते उसको जो गुरु सही मिल गया उस पे वो टिक जाएगा। हाँ, सही शैलेंद्र भाई कुछ एकदम कहना चाहते हैं? हाँ। अच्छा हुआ। हाँ, मतलब ये जो नाच समझी की परंपरा नहीं बनती है, उसके बारे में मैं थोड़ा यही कहना चाहता था कि नाच समझी किसी को टेम्पररी प्रमोट किया जा सकता है, जैसे कि हम्म किसी को गलत इंफॉर्मेशन देके ट्रेन करके एक आतंकवादी भी बनाया जा सकता है। हम्म हम्म तो उसकी भ्रमित अवस्था में वो बुरे बुरे काम कर सकता है, लेकिन उसको जब 40 साल के बाद भी जब शरीर की चेतना शांत होगी, तब जीवन चेतना में उसको जाने का इच्छा होगा, हम्म तब वो भी शांत हो जाएगा और वो तो हमेशा बोलेगा कि नहीं, अपने बच्चों को ये काम धंधा नहीं सिखाना है। हर बराबर। चोर हर चोर यही सोचता है कि ना, अपने बच्चों को ये चोरी का काम नहीं सीखना है। हर शराब बेचने वाला चाहता है कि हमारे बच्चों को ये नहीं सिखाना, यानी जो गलत अभी फैल रहा है, तो उसकी परंपरा नहीं बनने का कारण ये यही है कि हर मानव अंदर से समझदार है, किसी दबाव प्रभाव में आके गलत कर रहा है, इसलिए गलत फैला हुआ भी है, लेकिन वो अपने बच्चों को आगे नहीं ले जा रहे हैं। तो इसकी परंपरा नहीं बन रही है, इस बात का ये ठीक मुझे बहुत ऐसे लग रहा है। बहुत 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 बढ़िया, एकदम सही। इसको मैं, क्योंकि निमिषा जी थोड़ा सा गहरा इन्होंने अध्ययन पठन किया हुआ है, तो मैं थोड़ा इसमें जोड़ना चाहती हूँ। जी जी। समझ इज इक्वल टू नियम। नियम। समझना क्या है? नियम को समझना है, ठीक है। जो प्रकृति के साथ लग रहा है उसे नियम कह रहे हैं, जो प्रकृति के इतर मानव मानव के बीच में लग रहा है उसको न्याय कह रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब हम देखें तो नियम क्या है, तो बाबा जी ने 3 नियम बताए: प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, ठीक है। तो प्राकृतिक नियम के जो विरोध में आप प्रयास करेंगे ना, इनकी परंपरा प्रमाणित नहीं होती ये विधि से। बौद्धिक नियम के भी विरोध में कुछ करेंगे, वो स्वीकार नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार सामाजिक नियम से। हाँ, मतलब ब्रॉडर एस्पेक्ट में ये देख सकते हैं, लेकिन अभी का जो, जैसे उन्होंने बताया कि समझदारी के लिए 2 व्यक्तियों को तैयार करो, इसी तरह नासमझी का भी 2 व्यक्ति तो तैयार हो ही जाते हैं आज की स्थिति में। और वो भी कैसे, लास्ट 20 ईयर्स का स्पान में आप देखो, पूरे पूरे मानवीय इतिहास का, मतलब पूरा वर्ल्ड देख लीजिए, जहां पे भी देखते हैं तो नेचर के साथ नियमों का उल्लंघन हो रहा है। पता चलता है कि ये गलत हो रहा है। 20 ईयर्स में प्लास्टिक का जितना यूज आया है, उतना मतलब नेचर के साथ का नियमों का भंग हो गया। और अभी उसमें से अभ्यासवश हम लोग छूट नहीं पाते हैं। मेरे को मेरे घर में कुछ कंट्रोल करना है, मैं अकेली करूंगी, नहीं होता है। बच्चे को भी नहीं करना है, हस्बैंड को भी नहीं करना है, लेकिन व्यवस्था नहीं है तो वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली। कंफर्ट के आदी हो गए हैं ना। तो नहीं ना नहीं दीदी, समझी, अभ्यासवश नहीं छूट पा रहे हैं ऐसा नहीं है आपके साथ, व्यवस्थावश नहीं, व्यवस्थावश नहीं अव्यवस्था छूट पा रहे हैं। नहीं छूट तो पाता है। इसलिए तो सही है, व्यवस्थाएं खड़ी करने का दबाव आ गया अब हमारे ऊपर, सही है, है सही है। ना। अभ्यास तो छूट गया, जैसे ही समझ आई ना कि यार ये गलत चीज हम डैमेज कर रहे हैं, तो आप वो सही है। कंफर्ट को भी छोड़ देते हैं। हम कई बार अरे पता वो है भी हाथ में सामान लेके आ जाते, कहते रहने दो, आप रहने दो, हम ऐसे नहीं, ही लेके चले वही जाएंगे, तो पीड़ा कंफर्ट को तो छूट होती ही जाते हैं। है, बार बार पीड़ा। कहीं पे एकदम इमरजेंसी में शॉपिंग करने के लिए गए, सपोज सब्जी लानी है और सब्जी वाला प्लास्टिक बैग देगा, तो हम डिनाई करते हैं कि भाई पेपर में रैप करके दे दो मुझे। हम्म फिर पेपर पे प्रश्न आ जाते हैं 4 लाख प्रकार के, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी अभी इतना ही कंटामिनेशन है। बहुत सारी हम्म। चीजों पे ध्यान जाता है, और उसको व्यवस्था में कन्वर्ट करने के लिए कितने रिसर्च की आवश्यकता है, वो भी मतलब अपने में सोच सकते हैं, लेकिन उसको कैसे ठीक किया जाए कि जिससे तकलीफें कम से कम हो, वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि व्यवस्था नहीं बनी है। और गवर्नमेंट सब इतने सक्रिय अभी कर रहे हैं, लेकिन इतने नहीं कर रहे हैं। मेरे घर के सामने आजकल एक बड़ा सा पाइप है, उसमें से वहाँ आसाम से लोग आए, भुवनेश्वर से लोग आए हुए, आसाम से नहीं। और वो लोग अंदर ऑक्सीजन पास करके, गैसेस को दूर करके, इतना मतलब ह्यूमन राइट्स भी इतने स्पॉइल हो रहे हैं, और सरेआम हो रहा है वो। तो सही वहां बात। रात को बच्चे उतरते हैं, लगभग 20-25 आसपास के, और पूरा गटर क्लीनिंग हो रहा है लास्ट 1 ईयर से, मतलब लास्ट जनवरी से हो रहा है ये चीज। बिल्कुल और बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का मना किया हुआ है कि ये सब हो रहा है, तो अपने सामने हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
ये सही चीजें है, हो रही है सही देखो। बात तो है। तो ये नासमझी का परंपरा भी थोड़ा कम स्पान में, जैसे 50 हाँ, साल में जितनी नासमझी पनपी है इतनी शायद लास्ट 50 ईयर्स में नहीं होगी, लेकिन नासमझी की परंपरा फास्ट भी बनती है और फास्ट भी रिलीज भी होती है, लेकिन मुझे नहीं दबाव पता बना चलता लेती है, कि लेकिन जो हाँ दबाव दबाव बनाने के बना लिए देगी या ना वो, नियति विधि से हो रहा है, नियति विधि से नियति ये विधि हो से रहा है सब। समझने के लिए दबाव बन रहा है। बहुत सारी चीजों का सही है, जैसे हम गलत करते हैं तो हमें सही समझने का दबाव और बढ़ जाता है। दूसरी बात, मैं सही है। जैसे भोजन की बात करती हूँ तो मेरी कल्पना में ऐसे आता है, बाबा जी कहते हैं उत्पादन विनिमय की बात है ना? तो बहुत सारी चीजें अभी जो जैसे एक वीडियो में बाबा जी कहते हैं कुत्ता ने भी जो मनुष्य जितनी गलत स्थिति में या बुरी स्थिति में है कि वस्तुओं का, खाने पीने की वस्तुओं का ये व्यापार कर रहा है, ये बहुत खराब स्थिति है ना? तो ये मनस्थिति ठीक होगी, उत्पादन विनिमय विधि से होगी और वहां ना कागज की जरूरत पड़ेगी ना किसी चीज की। तो देखिएगा मनुष्य अपने आप ही इन प्रवृत्तियों में आ जाएगा वापस। और जैसे भी विकास हो रहा है जिस भी विधि से, बहुत थोड़े थोड़े प्लॉट साइज में भी बहुत कुछ उत्पादन करने की विधि है ना? मैं और जनक करते ही हैं, तो हमको ये बात अभी आश्वस्ति है। फार्मिंग नहीं होगी, गार्डनिंग विधि से हम चलेंगे। छोटे छोटे जो हमारे घर हैं सही है, उसमें ही मल्टी बहुत सारा हम कर सकते हैं। मनुष्य चाहे तो ना जाने क्या क्या कर सकता है ना? तो मुझे ये भी लगता है कि सही इस है। प्रकार के भी दबाव आएंगे। दूसरी बात दीदी, जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं ना, मैं जितने बार कभी किसी सब्जी वाले को बोलती हूँ भैया थैला नहीं चाहिए, तो वो पता है क्या बोलता है मुझसे, आपके जैसे सारे लोग हो जाए तो दीदी। सही है। तो सही है। आजकल मुझे, क्या हुआ है कि हाँ प्लास्टिक की जगह एक और वो बैग आ गई है, हाँ उसको क्या डिस्पोजेबल वो, बोलते हैं। हाँ इजिली हाँ, ये हो जाते हैं, लेकिन बायोडिग्रेडेबल। उसमें तो सब्जी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो तो क्या तकलीफ है उसकी तो कि उसमें सब्जी भी बिगड़ जाती है तुरंत ही, मतलब लाके फ्रिज में भी रखो तो अच्छा, सब्जी मुरझा जाती है। तो मैं बोलती हूँ उसको कि मैं तो नहीं लूंगी। कल मैं एक सब्जी ले आई तो उसको उसने, मैं एकदम एक्सीडेंटली ही पास ऑन हुई, बोला कि ले लूं मैं, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था और सैटरडे संडे था तो सोचा आज हो जाए तो कल का काम मेरा खत्म हो जाएगा। तो उसने एक बैग दिया, उसमें दूसरी चीज चाहिए थी, वो दाने होते हैं तो दाने और वो मिक्स नहीं हो सकता है, तो बोले कि नहीं आप ले जाओ दूसरी। मैंने बोला नहीं, मुझे उसके फ्रूट का एक थैला था, उसमें से मैंने पेपर निकाला, बोला इसमें दे दो मुझे। तो बोला कि हम लोग वो वाला बैग भी यूज करते हैं तभी तकलीफ है, ये वाला भी, मतलब कोई हाँ, ऑप्शन नहीं कोई है किसी ऑप्शन के नहीं पास, है। और गवर्नमेंट आ जाती है कुछ ना कुछ लेके। सही बात है, गवर्नमेंट को वो पता नहीं कि दूसरा जो ऑप्शन दिए हैं वो कितना सही है, उसके ऊपर कोई प्रयोग नहीं होते हैं। देखो, सही बात है। प्रयोग होना बहुत जरूरी है, और हाँ, कितने लोग जुड़े हैं वो भी पता नहीं प्रयोग के लिए वहां। और मैं वहां भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हाँ, व्यापार विधि ही चलती है, बराबर। तो जैसे आपने प्रमोशन पॉइंट प्रोडक्शन आउट हो किया ना जाता है। व्यापार विधि, मुझे ऐसा लगता है कि जब अपनापन नहीं होता है ना तो ये सारी समस्याएं और सघन हो जाती हैं। जैसे मैं हम खेती करते थे, जब 2020 तक हम खेती किए, तो हम आम, केसर आम शायद आपने भी खाए हो हमारे। तो जी। जब हमने आम क्योंकि मेरा तो खेती भी जो नहीं रहा, तो हम पहले पहले जब हमने पहला 2014 में आम दिए तो मैं, मेरा ना बिल्कुल रुझान नहीं होता था कि कैसे पैक है, क्या हो रहा है, मुझे ध्यान नहीं देने का मन करता था। जब मुझे दर्शन के लोगों को या हमारे अपने लोगों को मुझे लगा कि आम भेजने हैं, तो उसको बड़ी विधि से पैक किया गया, उसको बड़ी विधि से एकदम, खैर ऑर्गेनिक तो हम पहले से ही कर रहे थे, वो सब चीजें थी। लेकिन जो अपनापन है ना, ये जब तक नहीं आता, जब तक मुझे ये नहीं पता ये मैं किसको खिला रही हूँ और वो मेरा कोई अपना है, जिसे हम अखंड अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं, ये जब तक जुड़ाव नहीं है तब तक इसमें अच्छाई होने की मुझे लगता है संभावना न्यूनतम है। मेरे अंदर नहीं घटी, मुझे लगता है ऐसे सबके साथ होता है। हम उगा रहे हैं, वो हमें खानी नहीं है। हम जब खेती करते थे तो हमारे आसपास के जितने किसान थे वो पता है क्या करते थे दीदी, आधा एकड़ जमीन अपने बोलते थे ये हमारा प्लॉट है, 10 एकड़ उन्हीं का है, लेकिन उस पे कहते थे आधा एकड़ हमारा है, इसमें हम घर के लिए करते हैं, ये कॉमर्शियल है, यहाँ भर भर के हम जहर डालते हैं। ये स्थिति है। देखिए उनकी भी नासमझी कितनी है, जमीन एक है, पानी आप डाल रहे हो वो आपके में भी आ ही रहा है, उन्हीं के घर में कैंसर भी हो रहा है, उन्हीं के घर में समस्याएं, लेकिन फिर भी मनुष्य जहां संबंध को पहचानता है वहां सीमाएं खींच देता है, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य करना सही चाहता है, संबंध नहीं पहचान पाया, उसको ये नहीं पता किसको देना है। एक बार ऐसा घटा, मुझे कैसे ध्यान में आई ये बात, तो मैं वहां उसी वही चीज यहाँ लगी है, वही चीज उनके बाकी 9.5 एकड़ में लगी है, तो मैं वहां से तोड़ने लगी, बोले नहीं नहीं पुदीना वहां से मत लो, यहाँ से लो, ये हमारा है, मतलब ये हमारा, मतलब अभी तुम हमारे हो,
जैसे जैसे हमारा ये जो वननेस का एक्सपीरियंस या एक्सपोजर या हम उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ये सब बढ़ते जाता है ना, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी हमको पता ही नहीं है सब्जी कहाँ से आ रही है ना, ये सब्जी देने वाले को नहीं पता है किसको दे रहा है। जिस दिन वो आपके भीतर के मूल्य को पहचान लेगा ना कि भाई निमिषा दीदी जो है वो समाज के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण इकाई है, वो फिर आपके लिए श्रम, सेवा और विद्वता, बाबा जी ने 3 बातें कही, तीनों स्थान पर हमको अपना ये करना है, अपना अपने आप को मजबूत करना है। अभी क्या है, मूल्यांकन उभय तृप्ति नहीं है, इसलिए न्याय नहीं हो रहा है ऐसा लगता है ना, वो आपका मूल्यांकन कर ही नहीं पा रहा है कि ये एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इनसे हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो सब एक ही बराबर है। कहते हैं ना जिंदगी का, मेरे पिताजी बोलते थे हमारे, कहते हैं कि कितनी कीमत है एक इंसान की, 16 रुपए, 16 रुपए में गोली आती है ना, मार सकते हैं उसको, इतनी कीमत है उनकी भाषा में। मतलब तो ये शरीर को मारने न्याय की जैसा विधि है। जैसा हम संबंध पहचानेंगे ना, एकदम हो जाता है, एकदम हो जाता है। अपने परिवार के लिए आप सोचिए ना कैसा करना चाहते हैं, है ना, अपने लिए कैसा करना चाहते हैं, ऐसा। तो ऐसे ही जब ये फैल जाता है तो उत्पादन विनिमय विधि से एक तो यही खत्म हो जाएगा, बहुत सारा अननेसेसरी जो ट्रांसपोर्टेशन है। हम कितने मूर्ख हैं, हमारी सोसाइटी में हम आज भी सोचते हैं पानी बरसता है, पानी हम आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं, परमात्मा आपकी सेवा के लिए लगा हुआ है, घर पे जाके पानी छोड़ के जा रहा है, वो आपको नहीं लेना, उसको ड्रेन कर देना है। फिर हमारी सोसाइटी में 3 छकड़े आते हैं, वो पानी के बड़े बड़े 20 रुपए के बॉटल बेचा करते हैं यहाँ पे, वो रेगुलर लोगों के घर पे लगे हुए हैं। नीचे से वो हम गैसेस ऊपर लेके आ रहे हैं, जिसको कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, लिटरली हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, वो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको उठा उठा के ऊपर ला रहे हैं, उसको वापस वातावरण में भेज रहे हैं, उस तेल से गाड़ी चला रहे हैं, उससे पानी घरों में पहुंचा रहे हैं। ये कितनी मूर्खता का कार्यक्रम है, कितनी मूर्खता है ना। हमने एक हिसाब लगाया, हमने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया वो 7,000 रुपए में बना है ना, और अगर हम एक 20 लीटर की 20 रुपए की बोतल के हिसाब से हिसाब लगाएं तो 2 साल में वो पैसा वसूल हो गया। 7,000 रुपए किसी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज है? कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन हम वो कर नहीं रहे। इस सोसाइटी का एक एक घर ऐसा कर सकता है ना। तो पहले मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोग समझेंगे और उस हिसाब से एक प्रेरणा बनती चली जाएगी समाज में। हम करेंगे तो सब करेंगे, उनको भी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी मिल जाएगी करेंगे। हम लोग कैसे, सोचिए ना, हम लोग भी कैसे भटक रहे थे, एकदम क्लैरिटी मिल गई, एकदम जीवन संवर गया हमारा भी, है ना। तो अपन करेंगे, ये सब चीजों में थोड़ा थोड़ा प्रकाशित करते रहेंगे, होता जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया रहा डिस्कशन। आज की क्लास बहुत अच्छी रही। निमिषा दीदी, अंकित भैया, रौनक भाई, मानसी बहन, जनक, परेश भाई, अजय भाई, जयप्रकाश भाई, शैलेंद्र भैया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी खूब अलर्ट होके क्लासेस सुनिएगा, मैं बीच बीच में प्रश्न पूछूंगी ठीक है दीदी, इसका रिकॉर्डिंग आप करती है? रिकॉर्डिंग इसका होता है? जी जी बिल्कुल। तो रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में रखते हैं ना हम लोग? हाँ भैया, लेकिन हमने सोचा है कि रिकॉर्डिंग नहीं रखेंगे ताकि लोग आए, है ना। लेकिन दीदी मेरा एक दिक्कत क्या है कि मैं दूसरे ग्रुप में भी जुड़ा हूँ, तो वहां पर भी हमारा टाइम नहीं है ना, वो क्लेश होता है। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। देखिए ये भैया रौनक भाई, चक्कर ये है, ये बहुत बेसिक सा एक ये प्रयास है ना। इससे बहुत अच्छा, बहुत सघन दर्शन को समझाने वाले हमारे जो वरिष्ठ अध्ययन करता है ना, उन्होंने किया ही हुआ है, कमी नहीं है कंटेंट की, है ना। और यहाँ पर बहुत सारी व्यक्तिगत हम बातें करना, एक एक व्यक्ति से 4-4 बार वही प्रश्न करना, ऐसा सब अभी चलेगा। तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी है ना, मतलब कौन ये देखे, क्या करे, ये कोई बहुत देखने जैसा कंटेंट अभी नहीं है। लेकिन हम क्या, मैं बेसिक सीखना चाहता हूँ, तो क्या बेसिक, जैसे आपने बताया कि नोट करो, अभी मैं घूमते घूमते कर रहा था तो मैं नोट नहीं कर पाया, तो ये देखूंगा तो शायद मैं उसमें से नोट भी कर पाऊँ। और आप बहुत अच्छे से इसमें, जिस तरह से आपने, आपके स्टाइल है लोगों को पूछना, तो ज्यादा अच्छा रहता है, हमारे दिमाग में भी आता है, हमको भी, हमारी भी क्या जिज्ञासा बनी रहती है, लेकिन इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आप ऐसा किसी को भी पूछेंगे तो हम ध्यान दे पाएंगे उसके अंदर, बाकी तो ऐसे सुन लेते हैं, सुनने के जैसे बस। तो भैया आइए आप भी, है ना। तो अब आपके साथ मैं शेयर नहीं करूंगी रिकॉर्डिंग, आइए, आने का थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा ताकि प्रवाह दिखे सही है ना। सुंदर सुंदर आएंगे, आंख से दिखाई पड़ते हैं, है ना, ये सब घटने लगेगा, बहुत जल्दी घट जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ शैलेंद्र भाई, कुछ कहना चाहते हैं? शालिन, आपने ये जो किसान वाला एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल बहुत अच्छा था वो, क्योंकि ये हमारा है और हमारे अपनों के लिए, जहाँ जहाँ संबंधों को पहचाता है उनको बिना केमिकल वाला देता है।
बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जैसे रामकृष्ण ट्रस्ट में हर महीने 12, 13, 14 को ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग होती है, जी। तो आप एक 5-10 मिनट का पूरा इस डिटेल को खोल करके वीडियो बनाइए कि एक किसान के तौर पे आप अपने संबंध को पहचान रहे हैं इसलिए अपने लिए ऑर्गेनिक कर रहे हैं, अपने सगे संबंधियों को पहचान रहे हैं इसलिए। लेकिन जब आप प्रकृति को समझ जाएंगे तो धरती को भी अपना मानेंगे, पशु पक्षी को अपना मानेंगे, हर मानव को, तब उसको पूरे संबंध को पहचानने की एक दृष्टि उसको स्ट्राइक करनी है। बराबर। तो एक जो 10-15 मिनट का भले वीडियो बने लेकिन पूरा इस विषय को खोल के, तो हर महीने की 12, 13, 14 ट्रेनिंग होती है, तो ये एक पार्ट उनको भी दिखाएंगे ताकि उनको झंझोड़ना है। पक्का पक्का इस पे बात करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है भैया, जैसे मनुष्य के सामने हम ये बातें भी रखेंगे ना, अब मेरा तो ये प्रयास है, मुझे ऐसा लगता है ये जो मैं प्रयास कर रही हूँ, जिस विधि से भी कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये बात को ना हर कोई व्यक्ति समझ सकता है। हाँ हम थोड़ा उलझ जाते हैं स्मृति को लेकर के, हमें हाँ, वो चीजें ना बार बार हम स्मृति में नहीं पकड़ पाते, तो हम प्रोसेस नहीं कर बिल्कुल। पाते या मनन नहीं कर पाते। तो मैं ये प्रयास कर रही हूँ इस ग्रुप के माध्यम से कि हम स्मृति में चीजें रखते हैं तो देखते हैं बिल्कुल। कितना जल्दी जुड़ता एक है। एक बात, दूसरी बात, जो किसान की बात है ना भैया, वो तो सबसे जल्दी बिल्कुल, समझेगा, क्योंकि वो है ना। अनुभव में है उसके। और एक दूसरा बिल्कुल, वो एग्जाम्पल भी, देख रहा है चीजें, और जो क्षोभ है बिल्कुल। ना वो उतना ही व्यक्त कर रहा है। पूरे समाज में हाँ, किसान वो को तो सबसे अन्नदाता हीन है। मान लिया गया, है ना। तो वो अपना क्षोभ व्यक्त कर रहा है कि अब हाँ, जैसे तुमने हमको ये मान बदला लिया, ले, तुम हाँ भी बदला हमारे ले रहा कुछ है, नहीं सही बात लगते, है। ठीक है। एक बदला ही ले रहा है वो, है ना। वो भी जैसे जान जाएगा ना, कोई बिल्कुल। गलत नहीं करना चाहता, इतना हमको आज विश्वास की है ना। आज की हाँ सेशन से एक मस्त और भी अच्छी बात स्ट्राइक हुई कि आपने बताया कि जी, जितना इंसान मानव बुरा करना चाहेगा ना, उतना ही सत्य के प्रति उसका और खिंचाव होगा। दबाव बढ़ेगा, बिल्कुल। उसका एक एग्जाम्पल है कच्छ के अंदर ही, जो जी जैसल बहारवटिया जिसको बोलते हैं, जी उन्होंने सारे, जैसे मतलब आज जैसे बहारवटिया उस टाइम पे तो थे लेकिन वो सत्य के लिए भी लड़े थे, लेकिन उन्होंने ऐसे सारे काम किए जो एक क्रूर व्यक्ति कर सकता है। तो जितनी क्रूरता की ओर गए, तो सती तोरल उनको लेकर के, जैसे वो सूरजबारी का पुल है, तो वो नाव से क्रॉस कर रहे थे, उसी के बीच के अंदर एक सत्य को समझाया, तो नाव में बैठे तब वो बहारवटिया था, और समझ के नीचे उतरे तो तुरंत साधु बन गए। तो जो बिल्कुल। जितना क्रूर भी होता है तो भी उसके लिए अवकाश बनता है, वो जल्दी ठीक समझ जाएगा। लेकिन जो मध्यम में है, अभी खाया पिया रहना, अभी जीवन विद्या भी समझ रहे, देख रहे हैं क्या है, ठीक है, तो नहीं पल्ले पड़ेगा ये, ऐसा भी है। तो इसके लिए समझने के लिए भी दबाव बनाना पड़ेगा। हाँ, मुझे समझना है, समझना वातावरण है, का समझना है, भैया, कैसे भी करके। वातावरण का दबाव बनाएंगे। जैसे जो मध्यम बिल्कुल। स्थिति में है ना, वातावरण उसके लिए बहुत बड़ा दबाव है। जैसे बच्चा होता है ना, मतलब सामान्यीकरण अध्ययन क्या है, सामान्यीकरण प्रक्रिया, उसका मतलब क्या है। देखिए, अब आपको न्यूटन नहीं बनना है, आपको आइंस्टाइन नहीं बनना है, आपको स्कूल जाना है, तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वहां पर जाना है, तुम्हें गुरुत्वाकर्षण का नियम कान में सुनाया जाएगा, ठीक है। तुम चाहे टॉपर हो चाहे नहीं टॉपर हो, तुम्हें गुरुत्वाकर्षण का नियम पता है। उसके हिसाब से जैसे जैसे व्यक्ति प्रगति करता है उसको इस्तेमाल करता है। बहुत देखिए, टॉपर एक होता है लेकिन इस दुनिया में अच्छा काम बहुत लोग करते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति खिलता है। तो ये सामान्यीकरण प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। इससे वातावरण, अब सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक समय विशेष बात थी, अब ये सामान्य है। इसी प्रकार से ये भी सामान्य, जैसे कई बार बोलते हैं भाषा बहुत कठिन है, भाषा कठिन नहीं है, सामान्य नहीं है, ये सामान्य हो जाएगा एक समय और के बाद। भौतिकी की भाषा क्या कठिन नहीं होती है। बहुत कठिन होती है। एक वो याद करने में सूत्र आपको जान निकलता है ना। अंग्रेजी ग्रामर की भाषा कठिन नहीं होती, बिल्कुल कठिन होती है। एक 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 जैसे नाउन है, उसका भी एक परिभाषा रहता है, शब्दिकेशन के लिए भी एक परिभाषा देते हैं। सब वैसा ही है, कुछ इसमें भेद नहीं है ना। सामान्यीकरण नहीं हुआ है, और ये हम लोग आपस में बैठे बैठे जन चर्चा विधि से सामान्यीकरण हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया, ये हो जाएगा, ठीक और है। इसका सूत्र भी है ना कि अस्तित्व में व्यवस्था है, जागृति निश्चित है, होना तो है ही, जिसको आज हो जाए आज, कल हो जाए कल, होना है, ये तय है। सही बात है। आज ही हो जाएगा ऐसा निश्चित और है। आज ही होना चाहिए, हाँ। और आज क्योंकि के लिए कल वर्तमान का नित्य है कुछ, ना, तो एक हो गया तो सबका हो गया। एक एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे भागवत कथा होती है 7 दिन की, तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत सुना तो एक पता चला कि परीक्षित राजा को श्राप दिया कि भाई, गले में, ऋषि के गले में सांप डाला तो उसको श्राप दिया कि भाई 7वें दिन तेरा मृत्यु हो जाएगा। कंफर्म हो गया, 7वें दिन तो मरना ही मरना है।
तो उनने 7 दिन में पूरा अभ्यास अध्ययन जागृति पथ पे चले गए और जागृति का कार्यक्रम बना लिया। तो मुझे उसको अलग से ले रहा हूँ कि उन्होंने 7 दिन में मरना ऐसा नहीं देखा, लेकिन उन्होंने ऐसा देखा कि मरना तो कभी भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास तो 7 दिन की गारंटी है, मैं 7 दिन मरने वाला नहीं हूँ, ये कंफर्म है। हाँ, तब उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी लेके 7 दिन में कल्याण कर लिया। तो हम लोग की भी कोई गारंटी नहीं है, अभी बात कर रहे हैं, ये आधी बात में भी कार्यक्रम शरीर का पूरा हो सकता है, जीवन रूप में तो रहेंगे, आपके पास भी आके सुनेंगे, लेकिन सही है। समाधानात्मक भौतिकवाद में बाबा जी कहते हैं कहीं ये जो न्याय दृष्टि जैसे जैसे उदय होती है ना, दर्शन क्षमता के लिए पात्रता बनते जाती है ना। ये बहुत सुंदर बात है, बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा, मजा आया आज की क्लास में, स्पेशली खास है ना, आप सभी आए इसलिए। बढ़िया, नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्ते। जय सिया राम।